नमस्कार। आज बात करते हैं इतिहास के एक ऐसे शासक की जिसका नाम आते ही जहन में एक खास तरह की छवि बनती है, अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का ये दूसरा सुल्तान, जिसने 1296 से 1316 तक दिल्ली पर हुकूमत की। यकीनन मध्यकालीन भारत के सबसे कह सकते हैं प्रभावशाली और शायद विवादास्पद शासकों में से एक। आज की हमारी ये बातचीत एक लेख के कुछ खास हिस्सों पर आधारित है, जिसका शीर्षक है अलाउद्दीन खिलजी, शासन, सुधार और विरासत। हमारा मकसद है खिलजी के दौर की परतें खोलना, उसकी रणनीतियां, उसने इतना बड़ा साम्राज्य कैसे संभाला, उसके वो कौन से सुधार थे जिनका असर आज भी महसूस होता है, और हाँ, इतिहास पर उसकी छाप क्या रही। तो चलिए इस दिलचस्प शख्सियत और उसके उथल-पुथल भरे दौर को समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, और ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का दौर वो दिल्ली सल्तनत के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। ये वो टाइम था जब सल्तनत अपनी शुरुआती मुश्किलों से निकलकर एक मजबूत साम्राज्य बनने की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन साथ ही उत्तर पश्चिम से मंगोलों के हमलों का खतरा लगातार बना हुआ था। खिलजी ने न सिर्फ इन बाहरी खतरों का सामना किया, बल्कि सल्तनत को अंदर से भी एक नई शक्ल दी, ऐसी जो पहले देखी नहीं गई थी। उसकी नीतियां बहुत असरदार थी, पर हाँ, उतनी ही सख्त भी थी। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं उसके शासन और साम्राज्य बढ़ाने की उस जबरदस्त भूख से। लगता है खिलजी सिर्फ दिल्ली का सुल्तान बनकर खुश नहीं था, उसकी नजरें तो पूरे हिंदुस्तान पर थीं। लेकिन इस ख्वाहिश के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा थे मंगोल हमले। सुनने में आता है कि उसने एक बार नहीं कई बार मंगोलों को बुरी तरह हराया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, है ना? निश्चित रूप से। ये सिर्फ बड़ी बात नहीं, ये सल्तनत के वजूद के लिए जरूरी था। सोचिए, उस वक्त मध्य एशिया से उठने वाले मंगोल तूफान ने बड़ी बड़ी सल्तनत को खत्म कर दिया था। खिलजी से पहले के सुल्तान भी इनसे लगातार लड़ रहे थे। खिलजी की कामयाबी ने न सिर्फ दिल्ली को बचाया, बल्कि उत्तर भारत में एक तरह से स्टेबिलिटी भी लाई। उसने बॉर्डर पर किले बनवाए, मजबूत किए और एक अटैकिंग डिफेंस पॉलिसी अपनाई। मंगोलों को रोकना उसकी पहली और सबसे अहम जरूरत थी। अच्छा, और मंगोलों से निपटने के बाद उसकी नजरें दक्षिण की तरफ गईं। यहाँ नाम आता है उसके सेनापति मालिक काफूर का। उसने दक्कन में खिलजी का झंडा गाड़ा। देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र, मदुरै, ये तो उस समय के बहुत अमीर और ताकतवर राज्य थे। हाँ, बिल्कुल। काफूर ने इन सबको या तो जीत लिया या अपने अधीन कर लिया। कहते हैं खिलजी का राज कश्मीर से मदुरै तक फैल गया। ये फैलाव तो वाकई हैरान करने वाला है। और दक्कन की जीत सिर्फ मिलिट्री विक्ट्री नहीं थी, ये एक सोची समझी इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक चाल भी थी। मलिक काफूर, जो खुद भी एक बहुत इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड से था, वो बहुत काबिल सेनापति निकला। उसने न सिर्फ लड़ाइयां जीती, बल्कि दक्षिण के मंदिरों और राजधानियों से बेहिसाब दौलत लूटकर दिल्ली भेजी। इस पैसे ने खिलजी की फौजी ताकत को और बढ़ाया, उसकी महत्वाकांक्षा को और हवा दी। लेकिन क्या उसने इन जीते हुए दक्षिणी राज्यों को सीधे अपने कब्जे में ले लिया था? मतलब डायरेक्ट कंट्रोल? यहीं उसकी प्रैक्टिकल सोच दिखती है। स्रोत बताते हैं कि उसने ज्यादातर दक्षिणी राज्यों को सीधे दिल्ली सल्तनत में नहीं मिलाया, बल्कि उन्हें टैक्स देने वाले अधीन राज्य बनाए रखा। शायद वो समझता था कि इतने दूर के इलाकों पर सीधा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल रखना मुश्किल भी होगा और महंगा भी। उसका मेन मकसद था वहां से रेगुलर पैसा लेना और अपनी सुप्रीमेसी साबित करना, न कि रोज के प्रशासन में फंसना। ये उसकी दूर की सोच का भी एक उदाहरण है, कह सकते हैं। ठीक है, तो साम्राज्य विस्तार और मंगोलों पर लगाम। इसके बाद अब उस नीति पर आते हैं जिसके लिए अलाउद्दीन खिलजी का नाम इतिहास में सबसे ज्यादा लिया जाता है, उसकी बाजार नियंत्रण नीति, मार्केट कंट्रोल पॉलिसी। इसे उसकी सबसे अलग और शायद सबसे सख्त नीति कहते हैं। जरा इसे और समझाएंगे, ये था क्या असल में? हाँ, ये बहुत ही यूनिक चीज थी। आप सोचिए कि आज सरकार तय कर दे कि बाजार में जो भी बिक रहा है, अनाज, कपड़ा, चीनी, तेल, यहाँ तक कि घोड़े, जानवर और गुलाम, सबका रेट क्या होगा, और ये रेट पूरे राज्य में एक जैसा हो, जिसे कोई बदल न सके। यही अलाउद्दीन खिलजी ने किया। उसने रोजमर्रा की जरूरत की लगभग हर चीज की कीमत फिक्स कर दी। ये मध्यकालीन भारत में, शायद दुनिया के इतिहास में भी, स्टेट का इकोनॉमी पर इतने बड़े स्केल पर कंट्रोल करने का एक अभूतपूर्व प्रयास था। ये तो सुनने में ही यकीन नहीं होता। मतलब दुकानदार अपनी मर्जी से दाम बढ़ा ही नहीं सकते थे। और इसे लागू कैसे किया गया? ये चला कैसे फिर? इसे लागू करने के लिए उसने एक पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम खड़ा किया। दिल्ली में अलग अलग चीजों के लिए खास बाजार बनाए गए, जैसे अनाज के लिए मंडी, कपड़ों और महंगी चीजों के लिए सराय अदल,
और घोड़ों, मवेशियों, गुलामों के लिए अलग बाजार। हर बाजार के लिए एक बड़ा ऑफिसर नियुक्त किया, जिसे शहना ए मंडी कहते थे। उसका काम था कीमतों पर कड़ी नजर रखना, नापतोल चेक करना और नियम तोड़ने वालों को सख्त सजा देना। सजा मतलब कितनी सख्त? सजा बहुत सख्त थी। कहा जाता है कि अगर कोई वजन कम तौलता था तो उसके शरीर से उतना ही मांस काट लिया जाता था। अरे बाप रे, ये तो भयानक है। अच्छा, और इस पूरे सिस्टम की देखरेख मतलब ओवरऑल इंचार्ज कौन था? इस पूरी इकोनॉमिक सिस्टम और मार्केट कंट्रोल की निगरानी के लिए दीवाने रियासत नाम का एक नया डिपार्टमेंट और उसका एक हेड ऑफिसर बनाया गया। इसके अलावा जासूसों यानी बरीत और मुनय्यन का एक पूरा नेटवर्क बिछाया गया था। ये लोग बाजारों की हरकतों और कीमतों की खबर सीधे सुल्तान तक पहुंचाते थे। किसी भी तरह की ब्लैक मार्केटिंग या ज्यादा मुनाफाखोरी रोकने के लिए बहुत सख्त इंतजाम थे। किसानों को भी अपनी फसल सीधे सरकारी गोदामों में फिक्स रेट पर बेचने के लिए कहा जाता था या कह लें मजबूर किया जाता था। लेकिन सवाल ये है कि आखिर खिलजी ने इतना बड़ा और मुश्किल कदम उठाया क्यों? क्या वो बस महंगाई रोकना चाहता था या इसके पीछे कोई और मतलब गहरा मकसद था? हाँ, यहाँ हमें पूरी पिक्चर देखनी होगी। जैसा हमने पहले बात की, खिलजी मंगोलों से लड़ने और साम्राज्य बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ी परमानेंट और ताकतवर सेना रखना चाहता था। अब इतनी बड़ी सेना के सैनिकों को रेगुलर सैलरी देना और उनकी जरूरतें पूरी करना, ये तो बहुत बड़ा इकोनॉमिक बोझ था। खिलजी ने इसका हल निकाला मार्केट को कंट्रोल करके। उसने चीजों की कीमतें इतनी कम तय कर दी कि सैनिकों को जो कम सैलरी मिलती थी उसमें भी उनका गुजारा आराम से हो सके। इस तरह वो कम खर्च में एक बहुत बड़ी फौज बनाए रखने में कामयाब रहा। तो उसकी ये मार्केट कंट्रोल पॉलिसी सीधे तौर पर उसकी मिलिट्री महत्वाकांक्षाओं से जुड़ी हुई थी। ये एक इकोनॉमिक हथियार था उसकी फौजी ताकत को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए। अच्छा, तो ये कनेक्शन था, मतलब सेना को सस्ता राशन और सामान मिल जाए, यही मेन गोल था। ये वाकई एक अलग ही सोच थी, भले तरीके बहुत सख्त थे। चलिए अब उसके एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज की तरफ बढ़ते हैं। प्रशासन की नीतियां, यहाँ भी हमें वही सेंट्रलाइजेशन और कंट्रोल की झलक मिलती है ना? बिल्कुल। खिलजी समझता था कि इतने बड़े साम्राज्य और इतने बड़े प्लान्स को चलाने के लिए सारी ताकत सुल्तान के हाथ में होनी जरूरी है। उसने एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी तरह सेंट्रलाइज कर दिया। सुल्तान जो चाहे वही कानून था। उसने अमीरों और सरदारों की ताकत कम करने के लिए कई कदम उठाए। जैसे कि आपने जिक्र किया था जागीर सिस्टम पर कंट्रोल का, उसका क्या मतलब था? उसने कई तरह की जमीनें जो पहले ग्रांट या इनाम, मिल्क या वक्फ के तौर पर अमीरों, अधिकारियों या धार्मिक लोगों को दी गई थी, उन्हें वापस छीन लिया और उन्हें खालसा भूमि में बदल दिया। खालसा मतलब वो जमीन जो सीधे सुल्तान के कंट्रोल में हो। इससे न सिर्फ सल्तनत की कमाई बढ़ी, बल्कि उन लोगों की इकोनॉमिक पावर भी कम हुई जो सुल्तान के खिलाफ जा सकते थे। उसने जमीन का टैक्स भी फसल के हिसाब से तय किया और उसे सख्ती से वसूला ताकि राज्य की इनकम पक्की हो सके। और वो जासूसी डिपार्टमेंट बरीद मुमालिक, उसके बारे में क्या पता चलता है? ऐसा लगता है ये बहुत जरूरी था उसके लिए। ये खिलजी के कंट्रोल सिस्टम का एक बहुत अहम हिस्सा था। बरीद यानी जासूस और मुनय्यन यानी खबर देने वाले, ये सल्तनत के कोने कोने में फैले हुए थे। उनकी पहुंच अमीरों के घरों से लेकर बाजारों और आम लोगों तक थी। वो हर छोटी बड़ी घटना, हर साजिश की भनक और अफसरों के कामकाज की रिपोर्ट सीधे सुल्तान तक पहुंचाते थे। इस खुफिया नेटवर्क ने खिलजी को हमेशा अलर्ट रखा और किसी भी बगावत को पनपने से पहले ही कुचलने में मदद की। ये एक तरह से डर पैदा करने का भी तरीका था कि सुल्तान की नजर सब पर है। इसके अलावा कुछ सोशल कंट्रोल्स का भी जिक्र आता है, जैसे शराब पे पाबंदी, अमीरों की दावतों और आपस में मिलने जुलने पर रोक, रिश्वतखोरी पर सख्ती। ये सब क्यों? इसके पीछे भी पॉलिटिकल कारण थे। खिलजी का मानना था कि शराब पीना और अमीरों का आपस में दावतें करना, शादियां करना, ये अक्सर गुटबंदी और साजिशों की जगह बन जाती हैं। इसलिए उसने इन पर रोक लगा दी। उसका मकसद था अमीरों और सरदारों को इतना ताकतवर या ऑर्गेनाइज्ड होने ही ना देना कि वो सुल्तान के लिए खतरा बन सकें। रिश्वतखोरी पर रोक, एडमिनिस्ट्रेशन को साफ रखने की कोशिश थी ताकि उसकी नीतियां ठीक से लागू हों। ये सारे कदम सुल्तान की सत्ता को मजबूत करने और प्रशासन पर उसकी पकड़ पक्की करने के लिए थे। तो ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जहां सुल्तान का कंट्रोल लगभग हर चीज पर था। इकोनॉमी, एडमिनिस्ट्रेशन, सेना, यहाँ तक कि लोगों की सोशल लाइफ पर भी। लेकिन क्या ये सिर्फ पावर का खेल था या इसमें राज्य की भलाई का भी कोई पहलू था? ये सवाल तो मन में आता ही है। ये एक बहुत जरूरी सवाल है और इतिहासकार इस पर एक राय नहीं रखते हैं।
एक नजरिया ये है कि खिलजी की नीतियां उस समय की पॉलिटिकल अस्थिरता और बाहरी खतरों को देखते हुए जरूरी थी। एक मजबूत सेंट्रलाइज्ड शासन और डिसिप्लिन्ड सेना के बिना सल्तनत शायद बची नहीं पाती। इस लिहाज से देखें तो उसकी सख्ती राज्य की सुरक्षा और स्थिरता के लिए जरूरी थी। दूसरा नजरिया यह है कि ये सब मुख्य रूप से उसकी बेपनाह महत्वाकांक्षा और सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखने की एक तानाशाह वाली इच्छा का नतीजा था। शायद सच्चाई इन दोनों के बीच में कहीं है। वो एक काबिल एडमिनिस्ट्रेटर था, लेकिन बहुत बेरहम भी था। ये बहस तो शायद चलती ही रहेगी। अब जरा मिलिट्री रिफॉर्म्स पर आते हैं, जो उसकी ताकत का एक और बड़ा पिलर थे। यहाँ दो खास सिस्टम का जिक्र बार बार आता है, दाग और चेहरा। ये क्या थे? ये दोनों खिलजी के मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को ठीक करने और करप्शन मिटाने के बहुत महत्वपूर्ण तरीके थे। दाग सिस्टम में सेना के हर घोड़े पर एक शाही निशान दागा जाता था। इससे ये पक्का होता था कि इंस्पेक्शन के समय या लड़ाई के मैदान में खराब घोड़े या एक ही घोड़े को बार बार दिखाकर गिनती पूरी ना की जा सके। ये घोड़ों की क्वालिटी और पहचान बनाए रखने का तरीका था। अच्छा। और चेहरा चेहरा सिस्टम में हर सैनिक का पूरा हुलिया, उसकी पहचान के निशान वगैरह एक रजिस्टर में दर्ज किया जाता था। इससे सेना में नकली सैनिकों को भर्ती करने या सैलरी लेते समय किसी और को भेज देने जैसी धोखाधड़ी को रोका जा सकता था। एक तरह से हर सैनिक का आइडेंटिटी कार्ड बनाने जैसा था। तो इन दाग और चेहरा सिस्टम का असल मकसद सेना को ज्यादा डिसिप्लिन्ड और करप्शन फ्री बनाना था? बिल्कुल। इन सुधारों और साथ में सैनिकों को कैश सैलरी देने, जागीर की जगह की नीति ने अलाउद्दीन खिलजी को एक विशाल, स्थायी, सीधे सुल्तान के प्रति वफादार और पहले से कहीं ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड सेना बनाने में मदद की। यही सेना मंगोलों के खिलाफ उसकी कामयाबी का और उसके साम्राज्य विस्तार का बेस बनी। और जैसा हमने पहले जोड़ा था, ऐसी बड़ी और स्थायी सेना को बनाए रखने का खर्च उठाने के लिए ही उसे मार्केट कंट्रोल जैसी इकोनॉमिक नीतियां लानी पड़ी। ये सब एक दूसरे से जुड़े थे। मजबूत सेना, बड़ा साम्राज्य, सख्त इकोनॉमिक कंट्रोल और सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। अब आखिर में उसकी धार्मिक नीति पर एक नजर डालते हैं। कहा जाता है कि वो कोई कट्टर मुस्लिम शासक नहीं था, मतलब धर्म उसकी राजनीति का मुख्य आधार नहीं था। ये उस दौर के हिसाब से थोड़ी अलग बात लगती है। हाँ, ये काफी हद तक सही है। अलाउद्दीन खिलजी एक प्रैक्टिकल शासक था। उसकी पहली प्रायोरिटी सल्तनत की सुरक्षा, विस्तार और सुल्तान की सत्ता थी, ना कि धार्मिक प्रचार या कट्टरता। उसने खुद को जिल्ले इलाही यानी ईश्वर की छाया कहा, लेकिन उसने खलीफा की सुप्रीमेसी को बस नाम के लिए माना और एडमिनिस्ट्रेशन में उलेमाओं यानी धार्मिक विद्वानों के दखल को कम रखा। वो मानता था कि राज्य के मामले क्या हैं ये सुल्तान तय करेगा, शरीयत नहीं। लेकिन क्या वो गैर मुसलमानों के प्रति सहिष्णु था, या उसने धार्मिक मामलों पर कंट्रोल कैसे बनाए रखा? सहिष्णु कहना शायद सही शब्द ना हो। उसने गैर मुसलमानों पर जजिया और दूसरे टैक्स लगाए जो उस समय के सिस्टम का हिस्सा थे, लेकिन उसका मुख्य मकसद धार्मिक भेदभाव नहीं बल्कि राज्य की इनकम बढ़ाना और ये पक्का करना था कि कोई भी ग्रुप, चाहे वो हिंदू सरदार हों या मुस्लिम अमीर, इतने ताकतवर ना हो जाएं कि उसकी सत्ता को चुनौती दे सकें। अगर किसी ने, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, बगावत करने की कोशिश की या उसकी नीतियों की आलोचना की तो उसे बहुत सख्त सजा दी जाती थी। उसकी नीति धर्म से ज्यादा राज्य और सत्ता पर फोकस थी। तो कुल मिलाकर अलाउद्दीन खिलजी की विरासत क्या है? इतिहास उसे कैसे याद रखता है? कहते हैं कि उसने दिल्ली सल्तनत को उसकी ताकत के शिखर पर पहुंचाया। निश्चित रूप से अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत को ज्योग्राफिकली, एडमिनिस्ट्रेटिवली और मिलिट्री तौर पर अभूतपूर्व रूप से मजबूत किया। उसका साम्राज्य उसके समय में भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे ताकतवर राज्य था। उसकी बाजार नियंत्रण नीति भले ही उसके बाद ज्यादा समय तक न चली हो, लेकिन ये स्टेट का इकोनॉमी में दखल देने का एक बहुत हिम्मत वाला और अनोखा एक्सपेरिमेंट था। और क्या उसकी नीतियों का कोई स्थायी असर रहा, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट? हाँ, खासकर उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री व्यवस्थाओं का, लैंड रेवेन्यू का असेसमेंट और कलेक्शन का तरीका, सेना में दाग और चेहरा जैसे सिस्टम्स और एक मजबूत सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन का आइडिया, इन सब का असर बाद के शासकों पर भी पड़ा। कहा जाता है कि शेरशाह सूरी और फिर मुगल सम्राट अकबर ने भी अपने सुधारों के लिए खिलजी के कुछ सिस्टम से प्रेरणा ली या उन्हें अपनाया। इस लिहाज से उसने आने वाले साम्राज्यों के लिए एक तरह की नींव रखी। साथ ही उसके दौर में आर्ट और आर्किटेक्चर को भी बढ़ावा मिला, जैसे अलाई दरवाजा का बनना। तो कुल मिलाकर एक ऐसा शासक जिसने सल्तनत को जबरदस्त विस्तार दिया, इकोनॉमी पर अनोखा कंट्रोल किया,
एडमिनिस्ट्रेशन को सख्ती से सेंट्रलाइज्ड किया, सेना को मॉडर्न बनाया और एक ऐसी विरासत छोड़ी जो कॉम्प्लेक्स और कंट्रोवर्शियल होने के बावजूद बहुत प्रभावशाली रही। बिल्कुल। और यहीं पर एक सोचने वाला सवाल उठता है जो शायद हमें सोचना चाहिए। स्रोत हमें उसकी कामयाबियां और सख्ती दोनों दिखाते हैं। सवाल यह है कि क्या अलाउद्दीन की ये हद से ज्यादा कंट्रोल वाली, लगभग टोटलिटेरियन जैसी नीतियां उस युग की अफरा तफरी और बाहरी खतरों से निपटने के लिए एक ऐतिहासिक जरूरत थी? क्या सल्तनत को बचाने और मजबूत करने का यही एकमात्र रास्ता था, या फिर ये नीतियां मुख्य रूप से एक बेहद महत्वाकांक्षी और निरंकुश शासक की अपनी सत्ता को बनाए रखने और बढ़ाने की पर्सनल इच्छा का ही नतीजा थी? और अगर ये जरूरत थी भी, तो इस तरह की हद से ज्यादा सेंट्रलाइज्ड पावर जो पूरी तरह एक व्यक्ति पर निर्भर हो, क्या वो लंबे समय तक टिक सकती है? इतिहास गवाह है कि खिलजी के बाद उसकी बनाई कई व्यवस्थाएं ज्यादा देर कायम नहीं रह पाईं। ये सवाल हमें किसी भी ताकतवर शासक और उसकी नीतियों के मूल्यांकन में मदद करते हैं। वाकई एक गहरा सवाल सोचने के लिए कि क्या लक्ष्य हमेशा साधनों को सही ठहराता है और ऐसी व्यवस्थाएं कितनी टिकाऊ होती हैं। इसी विचार के साथ अलाउद्दीन खिलजी के शासन, सुधार और विरासत पर हमारी आज की एक गहन पड़ताल यहीं समाप्त होती है।